नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द पोस्ट ग्रेजुएट गुरु पे। और आज जीएसटी का पार्ट 2 वीडियो आ चुका है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आज का एजेंडा मैं बता दूं, हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर्स के बारे में, ठीक है। जीएसटी एक्ट आपके आर्टिकल्स वगैरह के अंदर में आता है, ठीक है। कैसे बना एक्ट और जीएसटी के जेनेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं, जल्दी से बस 1 सेकंड लगेगा, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन आता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और फिर से याद दिला दूं, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाला है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत बहुत कुछ जबरदस्त और इम्पॉर्टेंट चीजें आपको सीखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर से एक बार याद दिला दूं आपको, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और अच्छा, लास्ट क्लास में ना किसी ने कमेंट में, लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट में कहा था कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, एक बार दोबारा से वो चीज डिस्कस करने को। तो मैं ना आज वीडियो की शुरुआत में ही पहले एक बार इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं डिस्कस कर दूंगा, फिर आज का एक्चुअल में जो क्लास होना है, जैसे कि लेजिस्लेचर्स वगैरह, वो मैं मेन क्लास शुरू करूंगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो चलिए, और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा था, एक बार इनपुट टैक्स क्रेडिट क्योंकि रिक्वेस्ट किया गया था दूसरा बार एक्सप्लेन करने के लिए, मैं अभी एक बार के लिए इनिशियली आप लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है बट उतना भी भयंकर कुछ नहीं है, ठीक है। आराम से समझाऊंगा, ध्यान से सुनो, बराबर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट उन लोगों को मिलता है जो सेलर्स हैं या सप्लायर्स हैं एंड दे आर फर्दर ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट और सप्लाइंग द प्रोडक्ट फॉर कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरा एक यूं कह लो कि एक चेन टाइप का मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर होगा, एक होलसेलर होगा, एक रिटेलर होगा और एक कंज्यूमर होगा, ठीक है। अब देखते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, retailer, and then finally consumer. Okay, so now the manufacturer is selling any, let's say just a product, right, goods। अभी के लिए उतना स्पेसिफिकेशंस में नहीं जा रहे क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव अभी फिलहाल इनपुट टैक्स क्रेडिट समझना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग टू द होलसेलर, wholesaler is making some value addition to that product again, right, then selling it further to the retailer, the retailer is again adding some value to that, and finally it is being sold to the consumer for the purpose of consumption, all right. So let's suppose the manufacturer has right, since he's a manufacturer, he'll be manufacturing something, and which also means that he'll be creating some value addition, right. So initially let's say 100, all right. The value addition done by the this manufacturer is 100, right. And now we are going to add GST, right. GST, let's say 20%, right. Just for the sake of this example, let's say it's 20% GST. Hold on a second, let me make this a little bit more clear, right. Okay, never mind. Let's focus on, right, again 100. Then since the GST rate is 20%, it is 20. Again the GST value is 20, so the total value of the product as well as the tax comes down to 120 for the manufacturer, which is then sold to the wholesaler, right. The wholesaler is now, let me tell you one thing, pay attention, the actual cost of the input for the wholesaler is not 120, it is 100, right. बिकॉज 20 जो है इसमें तो टैक्स है, ठीक है, इसमें तो जीएसटी 20 है। बट एक्चुअली अगर हम लोग जो रॉ मटेरियल मान लो, अगर होलसेलर के हिसाब से देखा जाए, रॉ मटेरियल अगर एक बार के लिए मान लो, तो उसका वैल्यू तो 100 ही हुआ ना। 100 का होलसेलर ने खरीदा, उसमें होलसेलर ने मान लो फर्दर ऑन कुछ वैल्यू एडिशन किया, जिससे कि इसका वैल्यू हो गया मान लो 130, राइट, 130, ठीक है। अब उस पर 20% का अगेन जीएसटी लग रहा है,
20% का जीएसटी लग गया, मतलब इसका एक्चुअल का जीएसटी कितना आएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया 26 मान लो। तो अगेन इसका टोटल वैल्यू जो हो गया कितना आया, 130 प्लस 27 156 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होलसेलर के थ्रू कितना वैल्यू एडिशन किया गया, 30 का किया गया, राइट। 30 का वैल्यू एडिशन हुआ होलसेलर का, और जब उसने खरीदा था उसने टोटल 120 का खरीदा था, जिसमें कि 20 का टैक्स था। ठीक, अब देखो, अब जो होलसेलर है उसने फर्दर ऑन इस चीज को सेल किया रिटेलर के पास। रिटेलर ने खरीदा 156 का, बट अगेन इनपुट इसमें टैक्स कितना है, 26 है। एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल कॉस्ट जो देखा जाए वो 130 है। अब 130 के ऊपर उसने कुछ फर्दर ऑन मान लो वैल्यू एडिशन किया और उसका वैल्यू हो गया 180, राइट। अब ये 180 पर 20% का टैक्स लगाएगा। ठीक है, 180 पर 20% का आपका टैक्स मतलब कितना हो गया, 36। ठीक है, 36 का हो गया, और इसका टोटल वैल्यू कितना हो रहा है, 200 एंड आई थिंक 216 हो जाएगा। हाँ, 216 हो रहा है। ठीक है, तो 216 का इसने फर्दर ऑन जो इसका टोटल था इसको बेच दिया प्रोडक्ट को 216 में कंज्यूमर को। ठीक है, कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, ये चीज यहाँ पे रुक गया, जो ये चेन चल रहा था कंज्यूमर पे जाके रुक गया। क्यों, क्योंकि नहीं, कंज्यूमर इज द एंड, like at the end of the chain, right? He will consume the product, it will perish. ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए। अच्छा, अब यहां पे आओ, टैक्स का बात समझते हैं फर्दर थोड़ा और। अब ये जो वैल्यू हुआ इन सब ने सेल वेल कर दिया, बाद में जाके जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि लाओ भाई तुमने सामान तो भेज दिया, अब मेरा टैक्स दो, जल्दी से मुझे टैक्स दे दो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, टैक्स एक्चुअली में देखा जाए जब मैन्युफैक्चरर से मांगा गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से जो टैक्स मांगा गया वो तो हो जाएगा आपका 20। ठीक है, वो तो हो गया 20। इसको हटाया, क्या हो जा रहा है, कचरा हो जा रहा है, बिल्कुल 20 हो गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बोला, ये आपका जो होलसेलर था, होलसेलर को बोला भाई तुमने भी तो सामान बेचा ना, आगे ऐसा करो तुम भी टैक्स दो मुझे 26 का। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे सरकार ने बोला टैक्स दो 26 का। ठीक है, होलसेलर ने क्या कहा कि भैया भाई गवर्नमेंट ये क्या बात हो गया, मैंने जब उसको खरीदा था, जब मैंने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा था तो वहां पे मैंने 120 उसको पे किया था, जिसमें कि 20 रुपीज का टैक्स था। तो मैंने पहले भी टैक्स पे कर चुका हूं 20 का, तो उस हिसाब से अभी जो मेरा टैक्स का लायबिलिटी बन रहा है 26, उसमें से 20 हटा के मुझसे 6 रुपीज मान लो, 6 रुपीज ही टैक्स लेना चाहिए आपको, ऐसा होलसेलर ने कहा गवर्नमेंट से। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी कहा चलो ठीक है, बात तो सही है, पहले 20 तो पे कर ही चुके हो तुम जब सामान खरीद रहे थे, तो तुम ऐसा करो हमें सिर्फ 6 रुपीज का टैक्स पे करो। ठीक है, अब ध्यान से ये चीज एकदम तबियत से, इज्जत से, अच्छे से समझ लो। कैस्केडिंग इफेक्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा तुम लोग के लिए। ठीक है, कैस्केडिंग समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसको एकदम ध्यान से सुनो। फिर गवर्नमेंट गया आपके रिटेलर के पास, रिटेलर को बोला भाई सामान बेचा है तुमने कंज्यूमर को, लाओ मेरा टैक्स दो। ठीक है, उसने कहा लाओ मेरा टैक्स दो गवर्नमेंट ने। तो रिटेलर बोला कि कितना टैक्स बनता है, तो गवर्नमेंट ने कहा 36 बनता है। तो फिर रिटेलर ने कहा अरे अरे भाई 36 कैसे, जब मैंने होलसेलर से सामान खरीदा था तब मैंने 26 का टैक्स पे किया था, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो गवर्नमेंट बोला चलो ठीक है, आप 36 का जो लायबिलिटी है आपका टैक्स का, उसमें से 26 माइनस कर लो और बाकी का मुझे टैक्स दे दो। ठीक है, तो फिर कितना टैक्स बनता है रिटेलर का, 10 रुपीज। अब ये जो पिछला टैक्स काट के आगे दिया जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आसान शब्दों में आपने सामान बेचने से पहले कहीं से खरीदा होगा और खरीदते टाइम आपने जो जीएसटी पे किया है उसको आप सेलिंग के टाइम पे जितना जीएसटी का लायबिलिटी बन रहा है उससे माइनस करके आप बैलेंस जब गवर्नमेंट को पे करते हो, इसी को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और फर्दर ऑन आप लोगों को मैं वैल्यू एडिशन भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ध्यान से देख लो, यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना है। इनिशियली तो 100 का वैल्यू एडिशन हुआ, मतलब मैन्युफैक्चर के द्वारा वैल्यू एडिशन कितना किया गया, 100। ठीक है, उसने तो मैन्युफैक्चर किया। फिर होलसेलर के देखो, होलसेलर ने एक्चुअली में उसको कॉस्ट कितना पड़ा होलसेलर को जब उसने खरीदा था, 100 के ऊपर उसने 30 का और वैल्यू एडिशन किया, तब जाके ये 130 हुआ। 130 के ऊपर फिर उसका टैक्स लग के 156 में बिका। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो होलसेलर है, होलसेलर का कितना आपका वैल्यू एडिशन हुआ, होलसेलर का वैल्यू एडिशन हो गया आपका 30 का। ठीक है, फिर रिटेलर का देखो, रिटेलर ने सामान खरीदा था 156 में। ठीक है, 156 उसका टोटल था, बट अगर एक्चुअल कॉस्ट का बात किया जाए फिर से, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना हो गया रिटेलर के लिए 130, जिसमें से कि 26 आपका जीएसटी था, फिर जाके 156 हुआ था। बट अभी हम लोग सिंस वैल्यू एडिशन का बात कर रहे हैं तो अगेन एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चलेंगे। 130 का पड़ा था एक्चुअल उसका इनपुट का कॉस्ट। ठीक है, अब 130 के उस जो इनपुट था उसमें उसने फर्दर ऐड किया 50, तब जाके उसका हुआ 180, टोटल 180 वैल्यू हुआ इसका। ठीक है, जिसके ऊपर उसने फिर टैक्स चढ़ा के 216 में सेल किया था। तो रिटेलर ने कितना वैल्यू ऐड किया इसमें, 50 का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे वैल्यू एडिशन भी समझ में आ गया कि क्या वैल्यू एडिशन क्या होता है और कैसे कैसे काम कर रहा है ये। अभी भी वैट के अंदर भी वैल्यू, अच्छा वैट जब लगता था ना, वैट सेलिंग पे लगता था, और कब सेलिंग पे कब नहीं ना, जब वैल्यू एडिशन कुछ हुआ और फिर सामान सेल हुआ। ठीक है, वो तो पुराना टैक्स रेजिम हो गया, आपको पिछले क्लास में जैसे कि आपने पढ़ी लिया होगा। ठीक है, अगर आपने ध्यान से क्लास पिछला वाला देखा होगा तो आपको ये चीज पता चल गया होगा कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है और कब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आपका ये चीज आई होप इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो अच्छे से। ठीक है, पॉज करके। तो हम लोग आज का फिर बाकी का एजेंडा पे आगे चलेंगे, और कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आपने ये करेंटली जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने दिखाया है इसको अगर आपने ढंग से सुना है, ढंग से देखा है, तो समझ लो कैस्केडिंग इफेक्ट आपका आधा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, बाकी आधा बाद में करवा दूंगा मैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा अब आगे चलो। आपका लास्ट क्लास कहाँ पे खत्म हुआ था, जीएसटी का हम लोगों ने ये वाला देखा था कि जीएसटी क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग बाकी का जो एजेंडा है उस हिसाब से चलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस देखेंगे, फिर आपका लेजिस्लेचर्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, उसमें डिस्कशन होगा, काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन करूंगा, घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से करेंगे। ठीक है, आज हड़बड़ नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा आराम से कराऊंगा मैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझना और याद हो जाना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप जीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स से शुरू करेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस इज बेस्ड ऑन द 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246। ठीक है, ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, उस चीज को ध्यान दे लेना। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देयर आर 3 डेडिकेटेड लिस्ट, each specifying the jurisdiction and use of powers by the state and central government in respect of collection of taxes। देखो आपका ना 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 जो है ना, इसके अंदर भी फर्दर आपका सब सेक्शन सब शेड्यूल्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या दिया हुआ है, पहली बात तो ठीक है, उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन। ठीक, एंड स्पेसिफिकली आप अगर देखो तो जो जीएसटी एक्ट है इट इज अ सेपरेट एक्ट। इनिशियली वो बिल था। ठीक है, फिर जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स होता है ना, अपर एंड लोअर हाउस में उसको प्रेजेंट करना, वोटिंग करवाना, तो फिर उसको राष्ट्रपति जो है उनका अप्रूवल मिलना, मिलके एक एक्ट बनना। ठीक है, तो जीएसटी इज अ फुल फ्लेजेड एंड अ सेपरेट टैक्सेशन एक्ट ऑल टुगेदर। ठीक है, which is mentioned in the article 246 of 7th schedule। ठीक,
इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि भाई जीएसटी में तो आपका सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज वेल एज स्टेट लेवल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कब टैक्स लेगा और आपका स्टेट गवर्नमेंट कब टैक्स लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई प्रॉपर अगर एक मैकेनिज्म ना हो तो भाई मतलब झगड़ा हो जाए, आर्गुमेंट हो जाए कि भाई नहीं नहीं आप तो टैक्स हमें कलेक्ट करने नहीं दे रहे हैं, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट बोल सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है कि नहीं नहीं भाई इस टैक्स पर तो हमारा ही अधिकार है। तो इन डिस्प्यूट्स को मिटिगेट करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है, इन शेड्यूल्स में जूरिसडिक्शन तय किया गया कि कौन सा गवर्नमेंट कब टैक्स लेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम लोग देखो, आपको बेसिक 3 टाइप का लिस्ट होता है, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। बेसिक 3 टाइप का लिस्ट होता है। एक होता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट माने वो लिस्ट जहां पे स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो चीजें हैं। ऐसे तो देखो जीएसटी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कानूनी पेचीदा हैं, चीजें हैं जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को इनवाइट करते हैं, ठीक है, बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर यू कैन से, और जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो टैक्स के अलावा भी बहुत सारी चीजों में, तो इन चीजों को स्पेसिफाई किया गया इन पर्टिकुलर लिस्ट्स में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड आपका कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो अब स्टेट लिस्ट क्या होता है? स्टेट लिस्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स पावर टू द स्टेट, राइट, फॉर एक्सरसाइजिंग देयर पावर इन सर्टेन केसेस, एंड देन देयर इज द concurrent list. So the concurrent list basically gives power to both the central as well as the state governments to exercise their power, but as per an agreement, right, as per an agreement under section 246 subsection 3. So देखो, यूनियन लिस्ट क्या है? एक्सक्लूसिव jurisdiction of central government, right, एक्सक्लूसिव, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूनियन लिस्ट exclusive jurisdiction of central government under the section 261 subsection 1. ऑलराइट, इस चीज को याद करो, एग्जाम में दे सकता है, क्योंकि ये एक लाइक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। थियोरेटिकल अगर एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये एग्जाम में आने का काफी चांस है, हो सकता है आप लोगों को लेजिस्लेचर्स के ऊपर ही क्वेश्चन दे दे एक छोटा सा, है ना। तो इस चीज को आपको याद कर लेना है अच्छे से, नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। मैं आपको ये बोलूंगा कि ये नॉलेज पर्पस के लिए भी जानना जरूरी है। देन आता है आपका स्टेट लिस्ट। अच्छा, स्टेट लिस्ट में जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 246 सबसेक्शन 2, राइट, एंड देन देयर इज द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ सर्टेन एंट्रीज वेयर बोथ सेंट्रल as well as the state government can exercise power as per the agreements under section 246 subsection 3. Now आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। GST was introduced as a constitutional amendment bill in the upper house as well as the lower house assembly, where the bill was passed with majority voting for the motion. अच्छा, अब यहाँ पे एक कहानी ये भी है कि भाई इनिशियली जब जीएसटी मतलब ऐसा बात चल रहा था कि हाँ जीएसटी इंप्लीमेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी इंप्लीमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे ना जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे, स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफी ऑब्जेक्शंस खड़े किए थे कि भाई नहीं नहीं जीएसटी नहीं आना चाहिए, जीएसटी मतलब जीएसटी से दिक्कत होगा। अब ये क्यों हुआ था ना, इसको थोड़ा सा समझो। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टैक्स इनकम से रेवेन्यू होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स इनकम से इनकम या इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू आप बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसे सिमिलरली ना स्टेट गवर्नमेंट का भी एक बहुत मेजर पोर्शन जो है इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होता है रेवेन्यू, ठीक है। अब जीएसटी में इनिशियली आप देखो, अगर केलकर कमेटी ने जब रिकमेंड किया था ना, ये बाद में और मैं पूरा डिटेल में जब जेनेसिस ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे ना तब इस पर सब डिटेल में पढ़ेंगे, तो उन्होंने जो जीएसटी का मॉडल रेकमेंड किया था वो फुल्ली सेंट्रलाइज्ड मॉडल रेकमेंड किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जीएसटी से इनकम होगा, ठीक है, जीएसटी से कलेक्शन जो होगा वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या डर लगा कि भाई उनका तो स्टेट का जो एक
इनडायरेक्ट टैक्सेस से स्टेट इनकम रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था और टैक्सेस से जो इनकम आ रहा था स्टेट को, वो चीज़ बंद ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो दिक्कत होगा, क्योंकि स्टेट को भी भाई अपना ऑपरेशंस करना है, उनको भी अपने अपने सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, सिक्योरिटी इश्यूज के लिए जो पैसे देना रहता है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह इन सब का है, एक रहता है, एक खर्चा रहता है, और उन सबको मीट करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी जो टैक्स रेवेन्यू आता है उसी से स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इनिशियली जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने काफी इस चीज पे ऑब्जेक्ट किया था कि भाई ऐसे जीएसटी मत इंप्लीमेंट करो, उससे हमें नुकसान होगा। तो इसीलिए बाद में जाकर फिर एक ऐसा फैसला लिया गया कि जो जीएसटी इंप्लीमेंट होगा वो डुअल मॉडल पे होगा। अब ये क्या है डुअल मॉडल, सेंट्रल मॉडल, ये सब और आगे जाके अच्छे से डिस्कस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, देन द बिल वाज पास्ड फाइनली अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाज इनेक्टेड फॉर्मली। द बिल वॉज नाउ अ फुल फ्लेजेड एक्ट। एक बार राष्ट्रपति ने मतलब दोनों सदनों में पास किए हुए बिल को अगर राष्ट्रपति अप्रूव कर देते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है, तो उससे क्या होता है, वो बिल फिर एक फुल फ्लेजेड एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एनैक्ट हो जाता है, ठीक है। वहां पे ये कानून बन जाता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी रजिस्टर हो जाता है और एक कानून भी बन जाता है। फिर द जीएसटी एक्ट फॉल्स अंडर आर्टिकल 246A, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, एंड स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो इसका, ठीक है। ठीक है, आ जाओ अब जेनेसिस ऑफ जीएसटी देखेंगे हम लोग, ठीक है। जेनेसिस ऑफ जीएसटी, जेनेसिस का मतलब क्या है, जेनेसिस वर्ड का मतलब स्टार्टिंग या बिगिनिंग बोल सकते हो, ठीक है। और द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी, कैसे शुरुआत हुआ जीएसटी का। और सिर्फ मैं इंडिया का नहीं, थोड़ा सा मैं वर्ल्ड वाइड का भी मैं जस्ट थोड़ा सा 2-3 लाइन इसमें मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में जीएसटी पहले सबसे पहले कहाँ आया था, किस कंट्री ने इंप्लीमेंट किया था, ठीक है, और कैसे कैसे बाकी कंट्रीज ने भी उस पर्टिकुलर एक कंट्री का फुटस्टेप्स को फॉलो किया एंड जीएसटी इंप्लीमेंट किया, ठीक है। आओ तो देखते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी। अगेन जेनेसिस मीनिंग इज बिगिनिंग। सो जीएसटी वाज द ट्रू नेक्स्ट जनरेशन टैक्सेशन रिफॉर्म which also helped dismantle the interstate trade barrier, ठीक है। पहले क्या था, इंटरस्टेट ट्रेड एक मतलब देखो बैरियर इन द सेंस ना, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करो, पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ। तो देखो इंटरस्टेट बैरियर एक कहने का मतलब जो पिछले टैक्स रेजिम्स के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो आप देखो पिछले टैक्स रेजिम्स कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है। आपको सामान अगर आप कुछ बेचने जा रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपको एक्साइज टैक्स देना है, ठीक है, एक्साइज टैक्स दे रहे हो, आप वैट दे रहे हो, आप सीएसटी दे रहे हो, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मतलब इतने सारे टैक्सेशन। और आपका मतलब क्रॉस स्टेट सप्लाई हो तो मतलब चीजें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसमें सीएसटी आ जाता है फिर, ठीक है। तो इतना सब चीज आप देखो, पहले जो था ना, मतलब इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को, जो पुराना था, स्पेशली जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था, उसको वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम माना जाता था, ठीक है। और उससे क्या दिक्कत होता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये शब्द आपने शायद सुना होगा, ठीक है। तो जब टैक्सेशन ही इतना भयंकर है, तो मान लो कोई छोटा व्यापारी है भाई, उसको अगर इतना टैक्सेशन से डील करना पड़े, इतने कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर्मेलिटीज हो भाई, वो तो इसी चक्कर में फंस के रह जाएगा, वो बिजनेस क्या करेगा, है ना। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ही एक तरीके से आप बोल सकते हो कि चीजों को और सिंप्लीफाई किया, टैक्स रेजिम्स को और सिंप्लीफाई किया और मॉडिफाई किया, स्ट्रीमलाइन किया, ठीक है, ताकि बिजनेसेस को एक फैसिलिटेट किया जा सके, राइट। तो उसी के थ्रू जीएसटी लाया गया, ठीक है। और अब देखो, ओल्डर इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब पहले जो पुराना टैक्सेस था उसको क्या किया, जीएसटी ने सब्ज्यूम कर लिया, मतलब जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो मेजर इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, पुराना मतलब एक तरीके से देखो, हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला कंट्री किसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था, ठीक है, वो चीज देखेंगे। फिर इंडिया में उस चीज का क्या इफेक्ट हुआ, इंडिया में कैसे कैसे रिकमेंडेशंस किए गए जीएसटी को लेकर, कैसे उस जीएसटी को एनैक्ट किया गया, ठीक है, ये सब देखेंगे अभी हम लोग, ठीक।
उम्मीद करता हूँ ये जेनेसिस ऑफ जीएसटी का ये जो इनिशियल 3 लाइन है आप लोगों ने समझ लिया होगा। मतलब उतना कुछ समझने का तो था नहीं, बट ध्यान से सुनो और कोशिश करो इस चीज़ को याद कर लेने का कि ये सब चीज़ एग्जाम में देंगे, ठीक है। और मेजॉरिटी इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी आओ देखते हैं। 1954 साल याद रखना, 1954 वेरी इंपॉर्टेंट है। 1954 फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री, again very important, 1954 France was the first country to implement GST, and within 62 years about 160 countries with the objective of increasing overall tax revenue had also implemented GST, right? इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। In 1954 France was the first country to implement GST, and within 62 years about 160 other countries implemented GST with the objective of increasing overall tax revenue. Now GST is a very streamlined taxation system that is less complex, right, and is uniform throughout. पहले क्या होता था देखो, जब वैट एक्साइज ये सब लगता था ना, हर स्टेट के अपने रेट के हिसाब से लगता था एक तो, ठीक। जीएसटी का क्या है, अलग अलग रेट है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स बट अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट इज बिंग सप्लाइड, राइट। आपको नेसेसिटी वाले जो गुड्स हैं, जैसे आपको मेडिसिन वगैरह ये सब का है, इन सब का रेट्स बहुत कम मिलेगा। वहीं अगर आप लग्जरी गुड्स की तरफ जाओ, हायर रेट्स मिलेंगे, 28% के जीएसटी होंगे, ठीक है, 18% जीएसटी होंगे। तो रेट्स आर सेपरेट डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ प्रोडक्ट और क्लास ऑफ गुड्स दैट इज और सर्विसेज दैट इज बीइंग सप्लाइड, राइट। देन सेकेंड पॉइंट इज 2004 केलकर टास्क फोर्स suggested the introduction and implementation of national model of GST और सेंट्रल मॉडल ऑफ जीएसटी। अब नेशनल मॉडल, अभी थोड़ी देर पहले मैं जब आप लोगों को शायद 2-5 मिनट पहले आप लोगों को मैं जब बता रहा था, नेशनल मॉडल और या फिर सेंट्रल मॉडल बोल लो, ये क्या है, क्यों रेकमेंड किया था इसको केलकर टास्क फोर्स ने 2004 में, ठीक है। सेंट्रल मॉडल और नेशनल model of GST is basically when only the central government will be able to let's say collect the revenue of GST from goods and services supplied, ठीक है। एक तो GST आपका डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ही, ठीक है, कि मतलब जहां पे सप्लाई और सप्लाई करके कंज्यूम किया जा रहा है वहां पे GST लग रहा है आपका, ठीक है। बट इसके मतलब एक तरीके से एक अलग इमेज आप पेंट करो कि जब केलकर टास्क फोर्स ने बोला था कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले पाएगा टैक्स, इसका जीएसटी का कलेक्ट कर पाएगा, तो भाई ये जो फिर मतलब आपका जो स्टेट गवर्नमेंट्स का है ना, इनका चिंता बढ़ गया कि भाई हमारा तो जो है टैक्स रेवेन्यू गया, फिर अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट कर सकता है जीएसटी का, फिर हमारा तो टैक्स रेवेन्यू गया, बर्बाद, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि हमारी ये समस्या है, आप इसको हल कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 चीजें की है, ठीक है। अल्टीमेट जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना, उसमें 2 मॉडिफिकेशन किए गए। जीएसटी को डुअल मॉडल बनाया गया, ठीक है, कि सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी एबल टू कलेक्ट द जीएसटी रेवेन्यू, ठीक है। दूसरा चेंज क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को, ध्यान से सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को एक तरीके से गारंटी या एक प्रॉमिस किया कि जब इंप्लीमेंट हो रहा है जीएसटी, तब से अगले 5 से 6 साल के आसपास तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी इंप्लीमेंट होने के वजह से जो उनका जो टैक्स कलेक्शन डेफिसिट हो रहा है ना, उस डेफिसिट को सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हद तक सप्लीमेंट करेगी या कॉम्पेंसेट करेगी, ठीक है। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया स्टेट्स को, तब जाके स्टेट्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने जीएसटी को अप्रूव किया, उसमें हामी भरी
कि हाँ ठीक है जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाए और इसी तरीके से जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाए। और एक और चीज़ आप समझ लो कि नॉर्मली जब कोई लॉ पास होता है ना, मान लो, या कुछ अमेंडमेंट लाना होता है टैक्स में, मान लो डायरेक्ट टैक्स में जब होता है, आपने ध्यान दिया होगा जब बजट सेशन रहता है फरवरी के महीने में होता है हर बार, तो वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते हैं वो आते हैं, आके अमेंडमेंट्स एक तरीके से आप बोलो अनाउंस कर देते हैं डायरेक्ट टैक्स के लिए कि फलाना फलाना हमने ऐसा ऐसा लिमिट्स चेंज किया है, थ्रेशोल्ड चेंज किया है, या इस पर्टिकुलर टैक्स को हमने कम कर दिया है या इसका रेट बढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन जीएसटी के मामले में ना ऐसा नहीं होता। अगर कुछ भी जीएसटी एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं ना, वो होता है जीएसटी काउंसिल के थ्रू। अच्छा, अब जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल इज बेसिकली the representation of central government as well as all the states of India in terms of GST, ठीक है। जब जीएसटी में कुछ बदलाव करना होता है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अचानक से उठ के भाई आज हाँ हम चेंज कर देते हैं, ये चीज़ जीएसटी में नहीं होता। स्टेट्स को भी अपना कंसेंट देना पड़ता है, और स्टेट्स का कंसेंट, रदर ऐसा कहूँ कि स्टेट का कंसेंट मिलने के बाद ही, और सभी स्टेट्स का कंसेंट मिलने के बाद ही कोई चेंजेस किया जा सकता है। इसीलिए आप देखो जब पेट्रोल और ये अल्कोहलिक लिकर जो है अभी तक जीएसटी के अंडर में नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है ना वो मना कर रहे हैं। क्यों? कि ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं ना, पेट्रोल और अल्कोहलिक लिकर, जिनके दम पे कुछ कुछ स्टेट्स का इकोनॉमी टिका हुआ है। कुछ कुछ स्टेट्स का इकोनॉमी इन दो चीजों से आने वाले टैक्स के ऊपर टिका हुआ है। तो अगर इन दो चीजों को उठा के जीएसटी में डाल दिया जाए ना, तो कुछ स्टेट्स का तो हालत खराब हो जाएगा भाई, फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाएंगे। तो इसीलिए इन दो चीजों को जीएसटी में डालने से स्टेट गवर्नमेंट्स जितने भी है ना, उन्होंने मना किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा ना किया जाए, हमें दिक्कत होगा। और इसी के चलते गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी ने एक तरीके से माना कि ठीक है चलिए ये दो प्रोडक्ट गुड्स ऐसे हैं जिनको जीएसटी के डेफिनेशन से ही बाहर रखा जाए, ठीक है। अब जीएसटी का डेफिनेशन और बाकी चीज़ों का भी डेफिनेशन हम लोग आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक पूरा चैप्टर अलग से आएगा जो सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर ही है, ठीक है। उसमें जम के डेफिनेशंस पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग 2014 the India government tabled the 122nd constitutional amendment bill। अब देखो एक्ट लाने के लिए क्या किया गया, जीएसटी एक्ट ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लाया गया है, इसलिए 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोल रहे हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, फिर जीएसटी का बिल लाया गया, लाके जीएसटी को एनैक्ट किया गया, ठीक है। तो ड्यूरिंग 2016 द 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बिल पास हुआ जो लोअर एंड अपर हाउस है, और उसके बाद प्रेसिडेंट ने भी क्या किया, उसको अपना एसेंट, या आप ऐसे बोल लो कि अप्रूव किया प्रेसिडेंट ने भी कि हाँ ठीक है चलो ये पास हो चुका है, अब इसको एक एक्ट बना दिया जाए। एंड वॉज कन्वर्टेड इनटू 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये ध्यान रखो यहाँ पे 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। भाई ऐसे तो इतिहास में बहुत बारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, कुछ पास हुए कुछ नहीं पास हुए, इसीलिए 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है यहाँ पे, ठीक है। बट ये वाला जब एक्चुअली में पास हो गया ना ये बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तभी 101st, ये 101th टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड पेव्ड द वे फॉर जीएसटी इन इंडिया। देन 2017 मार्च द CGST बिल, राइट, द CGST बिल मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, IGST बिल, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, UTGST bill, Union Territory Goods and Service Tax bill, and GST compensation bill were presented in the Lok Sabha and was assented by the President and enacted in 12 April 2017, followed by states enacting the State GST Act as well, ठीक है।
जैसे जो ये सब सेंट्रल सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी जैसे पास हुआ, उसके बाद स्टेट्स ने भी धीरे धीरे क्या किया, स्टेट लेवल पे एसजीएसटी एक्ट्स को लागू किया। ठीक है, जीएसटी हैज मिनिमम, जीएसटी हैज 3 मेन मॉडल्स दैट आर फॉलोड थ्रू द वर्ल्ड। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर कहा 3 टाइप के आपके जीएसटी मॉडल्स होते हैं, तो काफी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था। और इस चीज को अभी हम लोग थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। नेशनल जीएसटी, अंडर दिस मॉडल ऑफ जीएसटी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव द टैक्स फ्रॉम जीएसटी वाइल स्टेट रिसीव नो जीएसटी। इनिशियली यही जो नेशनल जीएसटी मॉडल अभी मैंने पढ़ा, जीएसटी मॉडल फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। अंडर दिस मॉडल ऑफ जीएसटी ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव द टैक्स फ्रॉम जीएसटी वाइल द स्टेट रिसीव नो जीएसटी। इनिशियली द केलकर टास्क फोर्स recommended this particular model of GST where only the central government will be able to collect GST, right? But फिर जैसा कि मैंने कहा स्टेट्स ने अपोज किया ड्यू टू रेवेन्यू इश्यूज, और उसको फिर डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी में लाया गया। डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी भी अभी पढ़ूंगा मैं, पहले स्टेट जीएसटी देख लो। अंडर दिस मॉडल ओनली द स्टेट रिसीव्स द जीएसटी वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट रिसीव एनी जीएसटी। इसमें ये तो अप्लाई किया ही, इस टाइप का कुछ मतलब कभी सोचा ही नहीं था इस टाइप का मॉडल अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फिर डुअल मॉडल है। डुअल मॉडल में अंडर दिस मॉडल द जीएसटी कलेक्टेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द लॉ, एंड दिस इज द वेरी पर्टिकुलर मॉडल दैट इज करेंटली इन प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, डुअल मॉडल ही हमारे देश में करेंटली फॉलो किया जा रहा है जीएसटी के मामले में। ठीक है, ठीक है, आओ चलो अगले वाले में एक बार अगला स्लाइड देखते हैं, और ऐसा करते हैं ना, इसी को लास्ट रखते हैं, फिर आज बाकी का चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इस यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं एक बार पहले। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स देख लेते हैं एक बार, डिफरेंस इसका देख के फिर हम लोग आज के लिए उतना ही मतलब क्लास एंड करेंगे फिर। ठीक है, ज्यादा दिमाग में चला गया ना सामान, फिर यार सब मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। तो आज फिर ये करते हैं, आ जाओ। डायरेक्ट टैक्सेशन वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट टैक्स, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर पर्सन। अच्छा, अब आई एम वेरी श्योर डायरेक्ट टैक्स में आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स कुछ हद तक तो पढ़ ही लिया होगा। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, देखो आपने कुछ कमाया, ठीक है, सैलरी से कमाया आपने, हो सकता है आपका कुछ कैपिटल गेन हो गया होगा, या आपके पास कोई बिजनेस है, आप ठीक है, बिजनेस से आपको प्रॉफिट एंड गेन्स हो रहा है फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंडर में। तो इन सब केसेस से जो आपका इनकम बनता है ना, इसके ऊपर टैक्स क्या होता है, आपको ही पे करना पड़ता है। मतलब डायरेक्टली आपके जेब से जा रहा है पैसा टैक्स का इनकम के ऊपर। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन। कि जिस व्यक्ति का, ठीक है, इनकम टैक्स लायबिलिटी बनता है, वही टैक्स लायबिलिटी को पे भी कर रहा है। ठीक है, वही इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, पेड बाय अ सेलिंग एंटिटी टू द गवर्नमेंट बट द एक्चुअल बर्डन इज शिफ्टेड ऑन टू द कंज्यूमर। फिर से समझो, डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, टैक्स का बर्डन जिसका लायबिलिटी है उसके ऊपर ही बर्डन है कि पे करे। ठीक है, डायरेक्ट जेब से डायरेक्ट जा रहा है ना, तो डायरेक्ट टैक्स देते समय क्या होता है, दर्द महसूस होता है कि हाँ भाई देना पड़ रहा है टैक्स, जेब से जा रहा है पैसा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स के टाइम पे क्या होता है, जब आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हो ना, दर्द तो मतलब टैक्स तो तभी भी दे ही रहे हो आप इनडायरेक्ट टैक्स के टाइम पे भी, लेकिन क्या हो रहा है, दर्द थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि आपको इनडायरेक्टली आपको पे कर रहे हो, तो डायरेक्टली आपको महसूस नहीं होता कि भैया जेब से टैक्स दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो पेड बाय द सेलर, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सेलर पे करेगा, लेकिन वसूलता किससे है, वो आपसे। जब आप सामान खरीदते हो सेलर से, आपने मान लो आपको मैगी खाने का मन किया, क्रेविंग हुआ आपको मैगी खाने का, आप सामने वाले ग्रोसरी स्टोर पे चले गए। ठीक है, वहां पे जाके आपने शॉपकीपर को बोला भैया एक पैकेट आप मैगी दे दो। मैगी का प्राइस कितना, शायद 15 रुपए रहता है, 10 रुपए रहता है, जो भी है। अब उसमें आप ध्यान देना, जब आप बिल खरीद, मतलब मान लो अगर बिल आपने मांगा सामने वाले से, तो प्रॉपर अगर उसने बिल दिया ना, तो बिल में देखना लिखा होगा जो प्राइस है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब उसका जो दाम है उसमें टैक्स मिला हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ना वो उसमें इंक्लूडेड है, आप पे कर रहे हो। एक्चुअल लायबिलिटी किसका था,
जो सेलर था, क्योंकि वो सेल कर रहा है सामान, ठीक है, तो उसको जीएसटी देना बनता है। बढ़िया, सेलर ने कहा बढ़िया अभी देते हैं जीएसटी। उसने क्या किया, आपसे वसूल लिया, वसूल के सरकार को दे दिया जीएसटी, ठीक है। ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। भाई उसने डायरेक्टली टैक्स पे नहीं किया, आपसे वसूल के दे दिया। आपने भी क्या किया, टैक्स पे किया, डायरेक्टली नहीं पे किया, ठीक है। आपको महसूस नहीं हो रहा है अब, क्योंकि वो प्राइस में इंक्लूडेड है ना जीएसटी। अब अलग से तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपको बोल रहा है हाँ भाई साल का एंड होने जा रहा है, इनकम किया हो ना, टैक्स दो, डायरेक्ट टैक्स के अंडर में। तब तो क्या आपका डायरेक्ट जेब से निकल रहा है, आप देख रहे हो अरे भाई टैक्स देना पड़ रहा है, अलग से टैक्स में पैसा सरकार को दे रहा हूँ, जिसको टैक्स बोलते हैं। लेकिन सामान जब इनडायरेक्ट टैक्स में खरीद रहे हो तब तो क्या है, प्राइस में इंक्लूडेड है, आपको डायरेक्ट दर्द नहीं हो रहा, बट आप दे रहे हो। आई होप ये चीज समझ गए हो आप। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, इंडिविजुअल्स पे इनकम टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट फॉर इनकम अर्न, ठीक है। आपने कमाया, आपका कुछ इनकम टैक्स लायबिलिटी बना, आपने डायरेक्टली पे कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स अल्टीमेटली पे द टैक्स बाई पेइंग फॉर द प्रोडक्ट। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया शॉपकीपर के पास मैगी खरीदने गए वाला, खरीदा आपने, ठीक है, कंज्यूमर अल्टीमेटली पेज, सामान आपने खरीदा, टैक्स भरना था सेलर को, लेकिन उसने क्या किया, टैक्स आपसे वसूल लिया, मतलब इनडायरेक्टली आपने पे कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट खरीदते टाइम जीएसटी इंक्लूडेड था उसमें, आपने खरीदा तो आपने टैक्स भी पे किया उसके साथ। थर्ड पॉइंट, लेविड ऑन पर्सन फॉर इनकम अर्न फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। अब इनकम टैक्स मतलब लेवी हो रहा है, आपने कुछ कमाया सैलरीज से, या आपने हाउस प्रॉपर्टी में कुछ रेंट दिया था, आपने रेंट पे चढ़ा दिया अपना हाउस प्रॉपर्टी, उससे कुछ कमाई हुआ, कैपिटल गेन्स हुआ, अदर सोर्सेस से कुछ आया। इन सब चीज़ों के ऊपर आप जब डायरेक्टली पे कर रहे हो, आपका टैक्स बर्डन आप ही मीट कर रहे हो, ठीक है, आपका टैक्स लायबिलिटी आप ही पे कर रहे हो, तब हो गया डायरेक्ट टैक्स, ठीक। अब इसका इनडायरेक्ट टैक्स का थर्ड पॉइंट देखो, इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टैक्स पेयर टू अनदर। एग्जांपल अगेन मैगी वाला, भरना था शॉपकीपर को टैक्स, उसने क्या किया, आपसे वसूल लिया, तो इनडायरेक्टली बर्डन आपके ऊपर ही शिफ्ट कर दिया उसने, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, आपका ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। एंड आपका फोर्थ पॉइंट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है, देखो, लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंटरमीडियरी टू अ फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। जीएसटी कब अप्लाई होगा, जब एक इंटरमीडियरी जो सेलर है, आप सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है टू अ फाइनल कंज्यूमर, मतलब फाइनल कंज्यूमर मतलब वहां पे जाके वो प्रोडक्ट कंज्यूम करके खत्म हो जा रहा है, उसके आगे जाके कुछ नहीं होने नहीं वाला उस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो उस दौरान जीएसटी अप्लाई होगा या इनडायरेक्ट टैक्स पे किया जाएगा। फिर आपका देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, प्रोग्रेसिव होता है। अब ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि आप जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो ना प्रोग्रेसिव को। प्रोग्रेसिव आपका एक तो देखो इनकम टैक्स के ऊपर आपका स्लैब रेट रहता है, आपको पता है, जिसका जितना इनकम वो उतना टैक्स भरे, उसी को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिसका इनकम कम है वो टैक्स भी कम भर रहा है, जिसका इनकम बहुत ऊपर है, करोड़ों में है, वो जबरदस्त टैक्स भर रहा है, वो तो सेस भी भर रहा है ऊपर से, ठीक है, वेल्थ सेस, ठीक है। और सेस मतलब टैक्स ज्यादा भर रहा है, जिसका इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स भर रहा है, एज कंपेयर टू जिसका इनकम कम है वो कम भर रहा है। ये डायरेक्ट टैक्स का कहानी है। इनडायरेक्ट टैक्स देखो ना, रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव मतलब चाहे अमीर हो या गरीब बराबर टैक्स भर रहा है, समझ रहे हो, चाहे अमीर हो या गरीब बराबर टैक्स भर रहा है। क्यों? अच्छा अब इसका भी समझो, मैगी खरीदने गए, मान लो मतलब गलत वे में मत समझना, बट मान लो अगर तुम्हारा इनकम 2 लाख का है एनुअली, ठीक है, मान लो तुम्हारा एनुअल इनकम 2 लाख का है, तुम मैगी खरीदने गए, तुमने मैगी का 10 रुपया दिया, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड था, मान लो कितना 10, एग्जैक्ट रेट तो मेरे को याद नहीं आ रहा, बट एक बार के लिए मान लो, देखो 10% का जीएसटी था मैगी पे, ठीक है, एक बार के लिए मान लो तुमने 10% का जीएसटी का पे किया। मान लो एक अब अमीर बंदा गया खरीदने, जिसका इनकम है 10 करोड़ साल का, वो भी मैगी खरीदने जा रहा है, वो भी टैक्स भर रहा है जीएसटी का 10% के हिसाब से। तो तुम ये चीज देख रहे हो, इनकम डिस्पैरिटी चाहे कितना भी हो, टैक्स बराबर का भरवाया जा रहा है, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव बोला जाता है, ठीक है। बट फिर भी गवर्नमेंट ने इसका जो रिग्रेसिव नेचर है इसको कम करने के लिए क्या किया,
डिफरेंट टैक्स रेट्स बनाया है। जैसे कि अब जीएसटी में मैंने कहा ना कि नेसेसिटी के गुड्स जो हैं उनके ऊपर बहुत कम जीएसटी का रेट है। कई बार तो मतलब जीरो रेटेड भी कर दिया जाता है, कोई लाइफ सेविंग ड्रग हो या इस टाइप का कोई चीज़ हो तो उसके ऊपर जीएसटी कभी 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 एग्जाम्प्ट भी किया जाता है या जीरो रेटेड कर दिया जाता है। और वहीं आप देखो अगर कोई लग्जूरियस गुड्स है, ठीक है, लग्जूरियस गुड्स, कोई महंगा कार हो गया है इस टाइप का, उसके ऊपर जीएसटी 28% के आसपास तक जा रहा है। ठीक है, तो कुछ हद तक रिग्रेसिव नेचर को कम करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, एंड आपका इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज। ठीक है, एंड ये ऑल ऑफ दीज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। फिर आपका देखो द मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। गवर्नमेंट डज नॉट अर्न फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एज ओनली अ हैंडफुल नंबर ऑफ पर्सन पे डायरेक्ट टैक्स। देखो ये तो सच बात है, हमारे देश में अभी भी डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का इनकम का लेवल ही उतना ज़्यादा नहीं हो पाए कि उनको टैक्स भरना पड़े। ठीक है, आवर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट विल टेक टाइम टू फुल्ली डेवलप एंड फॉर इंडिविजुअल्स टू अर्न अ हाई इनकम टू सपोर्ट हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसीलिए बहुत कम लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, और कुछ लोग तो भाई मतलब ब्लैक मनी बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो लोग भी ऐसा ऐसा एक मेजॉरिटी पोर्शन ऐसा भी है जो मतलब कमाई तो है लेकिन टैक्स भरते ही नहीं है, सारा ब्लैक मनी हो जाता है उनका। तो गवर्नमेंट को मेन जो रेवेन्यू होता है वो आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ। एंड क्लास काफ़ी लंबा तो हो ही चुका है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भाई लाइक तो कर ही दिया करो यार, 1 सेकंड लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, काफ़ी कुछ पढ़ाया हूँ मैं। आज वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, करीब करीब 40 मिनट का वीडियो बन चुका है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, रिवाइज करें। एंड अगर कोई डाउट है आपका तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन याद से दबा दें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।